देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। द क्लब जुहू मुंबई में आयोजित कार्यक्रम प्रसिद्ध शायर व गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, जिनका पूरा नाम असरार उल हसन खान था, मजरूह की कलम की स्याही नज़्मों और गज़लों के रूप में जब लोगों तक पहुंची तो उर्दू शायरी को नई ऊंचाइयां तो मिली ही, साथ ही उन्होंने रोमानियत को भी नया अंदाज, नया रंग और ताजगी दी। कहते हैं फिल्मों में गीत लेखन के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को जिगर मुरादाबादी ने बड़ी मुश्किल से तैयार किया था। उन्हें बतौर शायर अपनी पहचान ज़्यादा प्रिय थी। आज़ादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने बम्बई गए हुए थे और तब उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने का अवसर दिया था। उनका चुनाव एक प्रतियोगिता के द्वारा किया गया था। इस फिल्म के गीत प्रसिद्ध गायक कुंदन लाल सहगल ने गाए थे। दोनों कलाकार हैं मेरे बेटे। क्या बात, अपकमिंग कंपोजर्स। मजरूह साहब के बारे में बोलिए मैं क्या बोलता हूँ। डैड हमेशा ही बात करते हैं मजरूह साहब के बारे में, हम सब लोग रियाज करते हैं डैड के साथ, तो अक्सर ही किस्से बताते हैं डैड एंड हाउ मच चेंज he's made in his career. He started off his career with Majrooh Saab, and he's actually kept my sister's name Seher. So he's connected to us on a very personal level. And बस यही कि उनसे I've never been fortunate enough to meet him, but he's a very उनकी किताबें हमने पढ़ी and he's really made a difference in our lives. What do you want to say? जी वही कि डैड बहुत स्टोरीज बताते हैं मजरूह साहब के बारे में कि वो कैसे लिखते हैं और कि क्या कहानियाँ हैं उनके बारे में, और हमने बहुत डैड के थ्रू सीखा है उनके बारे में और कैसे उनके गाने बनते हैं और डैड और वो कैसे साथ में बने। तो इट्स बीन वेरी नाइस टू बी हियर एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस। जी आपसे मैं चाहूँगा, जावेद जी ने इतने लोग आए, अपना टाइम दिया, क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी बात है? आज तो बहुत बड़ा दिन है। आज मजरूह साहब की सालगिरह है 102वीं, और कोविड अभी समाप्ति की ओर है। ऐसे में मजरूह साहब के नाम पे इतने लोग आए और इतनी बड़ी बातें हुई, तो हम तो सबके शुक्रगुजार हैं, आप सभी मीडिया के और जो भी लोग आए हैं। मेरा तो जैसे मैंने तो उंगली कटा के शहीदों में शुमार है मेरा नाम। 1-2 गाने ही, एक पल का जीना, फिर तो है जाना, वो हमने लिखा है। दिल ना दिया तो बोलो क्या किया। मेन गाने तो यही हैं, मगर हाँ शायरी को समझता हूँ और शायरी की कदर करता हूँ। सर प्लीज सर। अरे आप लोग क्या कम बहुत अच्छा लगता है, आप इनको पूरा बहुत अच्छा बना रहे हैं। अंकल ऑफ कोर्स, हाँ शानू का बेटा तो मेरा बेटा है। अरे ऑफ कोर्स अंकल, क्या हिट लोग। सर क्या कहेंगे बुक लॉन्च के बारे में? जावेद जी आए और आपने भी अपना बहुत समय दिया, और विजय जी के बारे में जी। देखिए, सबसे पहले तो विजय अकेला को बहुत मुबारकबाद की इतनी अच्छी मजरूह साहब के ऊपर बुक लिखी। हम सभी मजरूह साहब के बहुत कायल और फ्रेंड्स नहीं बल्कि उनके फ़ैन हैं हम, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मजरूह साहब के साथ जो लास्ट का जो ईयर्स का काम है 1990 से 2000 तक, वो हमारे साथ हुआ है, और बहुत सारी हिट फिल्में उनके साथ करने का मौका मिला, और उनका बहुत हाथ, आशीर्वाद और कंट्रीब्यूशन रहा है जतिन ललित के म्यूज़िक में। जो जीता वही सिकंदर, यारा दिलदारा, खामोशी, कभी खुशी कभी हाँ कभी ना, बहुत सारी पिक्चर उनके साथ करने का मौका मिला, और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल म्यूज़िक उनके साथ रहा हमारा। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि ऐसे महान राइटर के साथ
इतना लंबा 10 साल का दौर गुजारने का उनके साथ, बहुत बैठने का, घंटों घंटों दिनों दिनों, और रहने का, उनके साथ सीखने का मौका सबसे ज़्यादा मुझे मिला, मुझे लगता है। और मैं इस चीज़ से बहुत बहुत खुश हूँ कि एक ऐसे महान आदमी को के साथ सीखने का मौका मिला जो कि अब दुनिया सिर्फ महसूस कर सकती है। आप बताइए क्या करना चाहिए आपका वहाँ बट इसी मैं I'm fortunate that I got to witness this event because I mean Lalit uncle, Javed uncle, they were discussing a legend. They themselves are legends and I mean they've all worked with my father. तो मेरे लिए बहुत इनफैक्ट मेरे करियर का जो फर्स्ट सॉन्ग जो मुझे ब्रेक मिला था दैट वाज रिटन बाय मजरू सुल्तानपुरी सर. दैट वाज माय डैड्स सॉन्ग का रीमेक, दिल मेरा चुराया क्यों का रीमेक किया था. तो आई मीन आई थिंक एवरीवन इज़ अ फैन ऑफ मजरू सर एंड टू हियर living legends like Lalit uncle, Javed uncle and you know Shailendra uncle was also there to speak about him. मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है. तो I'm very very glad. Something you want to say? देखिए हम बचपन से मतलब फ्रॉम यंग डेज बहुत अच्छे गाने सुने. आज वो सब गाना दोबारा जब सुना तब ऐसा लगा कि इट वाज रिटन बाय हिम. तो यस आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ हिम एंड वेरी लकी, बहुत लकी हूँ कि आज इधर आने का मौका मिला, उनके बारे में इतना डिस्कस करने का, सुनने का मौका मिला. विजय किला जी जिन्होंने ये किताब लिखी है, मैं क्या कहूँगा, जावेद साहब ने इतना कुछ कहा, विजय जी इतना कुछ कहा, ललित जी ने इतना खूबसूरत उनके किस्से सुनाए. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम. अब उस किताब पढ़ेंगे तो बताएंगे. फिर मजरू सुल्तानपुरी एक बहुत ही नामी शायर और क्या कहना चाहेंगे उनके गाने के बारे में, खासकर आप कितने पसंद करते थे उनके गाने? मैं देखिए जावेद साहब से तो बात आपने सुनी कि एक शायर की हैसियत से और गीतकार की हैसियत से, दोनों की हैसियत से, दोनों मुकाम जो थे वो उनकी पर्सनैलिटी के दो फेजेस थे, उस दोनों में टॉप पे थे. ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग सिर्फ गीतकार अच्छे होते हैं, शायर नहीं, तो और कुछ शायर अच्छे होते हैं और गीतकार नहीं. तो इनमें दोनों क्वालिटीज़ थी. के बारे में, मजरू सुल्तानपुरी के बारे में और विजय अकेला जी जिन्होंने एक किताब लिखी है. देखिए सबसे पहले तो मैं विजय अकेला जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि वो इतना अच्छा कार्य करते रहे हैं. और एक तो खुद इतने अच्छे गीतकार हैं और जो उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी साहब के बारे में जो लिखा है तो बहुत, अभी तो मैं बुक पढ़ूंगा तो उसके बारे में बाद में टिप्पणी करूंगा, लेकिन उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं. और मजरू सुल्तानपुरी जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि उनके बारे में कहना मतलब बोलते नहीं कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा. तो मैं बहुत छोटा हूं अभी उनके बारे में बोलने के लिए, लेकिन विजय अकेला जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. प्लेटफॉर्म मिला वो परफॉर्म करने का और गाना भी काफ़ी पूछना क्या वजह रही थी, ये गाना चुनने की खास वजह क्या रही थी? इस पे ये बुक लिखी है. मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूँगी विजय अकेला जी को कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में और मुझे उन्होंने इनवाइट किया और इसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ. तो एक छोटी सा शायरी बोलूँगी. दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दूँ, तो मैं क्या जवाब दूँ, तुमको ना हो ख्याल तो मैं क्या जवाब दूँ. ये मजरू सुल्तानपुरी जी का एक सॉन्ग था जो मुझे बहुत पसंद है. और जो आज जो मैंने परफॉर्म किया वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि बिना म्यूज़िक सुर ताल के उसमें सिर्फ गा के और मुझे उसमें अपनी अदाएँ प्रस्तुत करनी थी, भाव प्रस्तुत करना था. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. बट विजय जी ने बोला कि जैसे शायर अपने लहजे में बोलते हैं बस आपको अपना नृत्य उसमें ही प्रस्तुत करना है. तो वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और आप लोग ने देखा मुझे बहुत. ये भी पहले भी आपने काम किया म्यूज़िक वीडियोज़ में, अगर अभी क्या चल रहा है करियर में, क्या करने वाले हैं? मैंने एक म्यूज़िक किया हुआ है और मन, उस सॉन्ग का नाम है मन. और अब मेरा नया एक सॉन्ग आने वाला है, वो है बहुत जल्दी देखेंगे आप लोग. 3-4 और वीडियो किए हुए हैं जो आने ही वाले, बहुत जल्दी आने वाले हैं. अरुण बख्शी जी के साथ में एक सॉन्ग हो चुका है मेरा.
बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी विजय अकेला साहब को। ये खूबसूरत सा जो किताब उन्होंने लिखा है, मजरू सुल्तानपुरी की ब्यूटीफुल पोएम्स, राइटिंग्स, उर्दू पोइट्री और नज़्म पर। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं किताब को पढ़ सकूँ, उसे रीड कर सकूँ, उसे समझ सकूँ। विजय अकेला साहब ने हमेशा हमारे जो भी लेजेंड्स रहे हैं उन पर हमेशा किताबें लिखी है और वो इतने इंस्पायर रहे हैं। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने काफ़ी सारे शोज़ उनके साथ होस्ट किए हैं ऑन रेडियो जॉकी की। जब मैं अंग्रेज़ी म्यूज़िक चलाती थी, वो हिंदी म्यूज़िक चलाते थे और हमारे स्पेशल शोज़ थे जो सारे टेलीविज़न चैनल्स पर फेमस थे क्योंकि हमारी केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत थी। तो मैंने जो भी हिंदी सीखी है मैं कहना चाहूँगी उनसे सीखी है। लेकिन आज ये बहुत ही स्पेशल मौका था क्योंकि ये बुक लॉन्च जावेद अख्तर साहब ने किया है एंड आई थिंक इससे बेटर ब्लेसिंग कोई भी नहीं हो सकती है। जावेद अख्तर साहब इज़ द अल्टीमेट एंड विजय से जो उनका रिश्ता है शबाना आज़मी मैम से और जावेद अख्तर साहब से तो बहुत ही स्पेशल रहा है हमेशा। तो ये इतनी ख़ास बात होती है विजय अकेला की दुनिया में एंड आई थिंक वो नॉन स्टॉप एक के बाद एक किताब लेके आ रहे हैं आपके लिए। आपको सिर्फ इंतज़ार करना है क्योंकि वो ख़जाना, वो ट्रेजर उनके पास है। तो मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ और बधाई देना चाहूँगी तो विजय अकेला साहब। बहुत महत्वपूर्ण दिन आपके लिए ये बुक लॉन्च हुआ है मजरू सुल्तानपुरी पे। आपको क्या प्रेरित किया ये बुक किताब लिखने के लिए और जावेद जी ऐसे समय दिया आपने? जावेद अख्तर साहब ऐसे हर मौके पे मेरे बुलाने पे आते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। ये तीसरा मौका है। जानिसार अख्तर साहब की जब किताब आई तो जावेद साहब आए, गुलजार साहब आए, शबाना जी ने कंपेयरिंग की, याद है हमें। सब आदित्य साहब के साथी हुआ है आनंद बख्शी के फंक्शन में, उसमें भी जावेद साहब आए। जावेद साहब तो रौनक महफिल हैं, उनके आते ही बात बदल जाती है। और ख़ुद शायर हैं ना, जावेद साहब के अब्बा भी शायर हैं, जावेद साहब के दादाजी भी शायर हैं, सब शायर हैं। तो शायरों की कद्र उनको करनी आती है। बताइए ये अभी जो कोविड पीरियड समाप्ति की तरफ है, ऐसे में कौन इस तरह है जो आता है। लेकिन जावेद साहब शायरों के नाम पे आए और मजरू साहब के तो बहुत चहेते हैं थे वो, और वो ख़ुद उनकी शायरी को बहुत पसंद करते हैं। और मुझे मजरू साहब की किताब लिखनी ही थी क्योंकि मैं ख़ुद बेचैन कर देते हैं मजरू के गीत मुझे, तो लिखनी ही थी। सो लिखी हमने किताब और जितना ये फंक्शन का जो है अरेंजमेंट वो सब अपने इंदर साहब, आदित्य साहब के नाम है। आपने जो कामयाबी इवेंट किया आपने पहले भी किया है सर का, तो क्या कहते हैं ये इवेंट करने का जो कामयाबी का क्या रहता है सर? हाँ ठीक है। ये तो विजय, थैंक यू सो मच। ये मेरा और विजय जी का तीसरा बुक है जो मैंने लॉन्च करके दिया है। क्या है कि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को अच्छी तरह जानता है, उनके मूड को, उनके ड्रीम्स को क्या है वो दूसरा आर्टिस्ट ही कर सकता है। सिंस मैं इवेंट मैनेजमेंट अपनी कंपनी है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है विजय जी का इवेंट करने के लिए। और उनके जो गेस्ट आते हैं इतने उम्दा गेस्ट आते हैं। और समझ लीजिए आज यूँ समझ लीजिए कि सलीम साहब बस आने ही वाले थे या कुछ हो गया उनका, वरना और भी लोग आते। आशा जी आने वाली थी क्या भाई, प्रसन्न जोशी जी, आशुतोष गवारकर जी, काफ़ी सेलिब्रिटी। बस हमने अच्छे से कहा था, हम खुश हैं उसके लिए। और मजरू साहब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बताइए एक जमुना बाई का 16 साल का लड़का है जो मजरू साहब के गीतों को याद करता है। फिर से पढ़िए एक बार। मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वाह 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 वाह, शुक्रिया। ये गीत थे गम दिए मुस्तकिल और जब दिल ही टूट गया, जो आज भी बहुत ही लोकप्रिय है। इनके संगीतकार नौशाद थे। प्रसिद्ध बॉलीवुड गीतकार विजय अकेला ने मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के शायर के फिल्मी गीतों के प्रसिद्ध बॉलीवुड गीतकार विजय अकेला ने मशहूर गीतकार शायर मजरू सुल्तानपुरी के
फिल्मी गीतों को एक खूबसूरत गुलदस्ते में पिरोकर सन 1966 में आई फिल्म ममता के सुपरहिट सॉन्ग रहे न रहे हम महका करेंगे शीर्षक से एक किताब का लेखन किया। यह सॉन्ग रोशन जी के संगीत निर्देशन में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में राग पहाड़ी में रिकॉर्ड किया गया था। रहे न रहे हम महका करेंगे इस किताब का बुक लॉन्च हुआ। इस किताब को विजय अकेला ने अपनी कलम से मजरू सुल्तानपुरी जी के जीवन को जीवंत कर दिया। मजरू सुल्तानपुरी के गीतों पर आधारित है। इस कार्यक्रम के निर्माता ड्रीम बोट एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आदित्य कुमार और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता भी यही है। प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्यांगना सुनैना दुबे द्वारा विशेष नृत्य प्रदर्शन किया सभी आगंतुकों का मन मोह लिया और सारा प्रांगण ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। इस किताब का विमोचन प्रसिद्ध गीतकार संवाद लेखक जावेद अख्तर जी ने किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेहमान शबाना आजमी, संगीतकार ललित पंडित, गायक शैलेंद्र सिंह, कमलजीत, कविता सेठ, गायिका मधुश्री, संगीतकार संजीव दर्शन और युवा गायक जान कुमार सानू और श्री अनिल मुररका भी उपस्थित। फिल्म्स टुडे पत्रिका के प्रबंध निदेशक राजेश श्रीवास्तव और लीड इंडिया टीवी के फाउंडर एंड चेयरमैन साहिल श्रीवास्तव भी विशिष्ट अतिथि में उपस्थित रहे। इस शो के पीछे आदित्य कुमार ने इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया जो आने वाले समय में इतिहास याद रखेगा। आइए हम आपको मजरू सुल्तानपुरी जी के फिल्मी जीवन की इस यात्रा पर आपको लिए चलते हैं। वो पहले गीतकार थे जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 50 से ज्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। इन फिल्मों के लिए अपने गीत लिखे उनमें से कुछ CID, चलती का नाम गाए, 9-2-11, तीसरी मंजिल, पेन वेस्ट, काला पानी, तुमसा नहीं देखा, दिल देके देखो और दिल्ली का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की नीतियों के खिलाफ एक जोशीली कविता लिखने के कारण मजरू सुल्तानपुरी को 1.25 साल जेल में भी 1994 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे पूर्व 1980 में ही गालिब अवार्ड, 1992 में इकबाल अवार्ड से भी नवाजा। जैसे तुमसा नहीं देखा, दिल देके देखो, दिल लगा, तीसरी मंजिल, प्यार का मौसम, कारवां, यादों की बात, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना, कयामत से कयामत तक, जो जीता वही सिकंदर, अकेले हैं अकेले तुम, कभी हाँ और कभी ये जीवन के अंत तक फिल्मों के हीरो है। 24 मई 2000 को मुंबई में विजय अकेला जी के बारे में जिन्होंने खुद बहुत गाने लिखे, साथ ही बहुत किताबें लिखी के बारे में और इससे और इतने बड़े शायर के बारे में उन्होंने लिखा, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी है, दिल से अभिनंदन। बहुत तो आप भी एक गायिका हैं, गायकी के अलावा और कोई रुचि आपने लेखन की या जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे बहुत एक्टिंग का ऑफर मिला था, तो उस वक्त सिर्फ गाना ही था, हमें भी आना ही था। तो सोचा नहीं, बस हाँ एक इंस्टीट्यूशन खोलने की इच्छा है सिखाने के लिए, जैसे
बंद है, जब शुरू हो जाएगा आज गांधी जयंती बिल्कुल देखिए गांधी जी आज मुझे एक अवार्ड भी मिला, महात्मा गांधी अवार्ड। तो बहुत अच्छी बात है कि गांधी जी के बारे में क्या कहना, बचपन से हम सुनते आए हैं। हमारे इंडिपेंडेंस हुआ, देश जो इतने बड़े में उनका बहुत योगदान है, उनकी जो जीवन धारा है सब प्रभावित है, हम लोग उससे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है। और बचपन से भी ये गाना सुनती थी, वैष्णव जन कहो तेरी कटोरे पीड़ पराई जानी रे। लेकिन आज बात है मजरू सुल्तानपुरी जी के लिए, तो 2 लाइन मैं उनके लिए जरूर गाना चाहूँगी। ये बहुत फेवरेट सॉन्ग है, इसके ऊपर किताब भी लिखी है उन्होंने। रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के समा बावे रहे ना रहे हम। विजय जी ने इससे पहले भी किताबें लिखी हैं और हमारे यहाँ इस तरह की किताबें कम हैं जहाँ हम स्क्रीन के पीछे जो लोग रहे हैं, खासतौर से मजरू साहब को जो सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है देश का, दादा साहब फाल्के अवार्ड, और मजरू साहब का कंट्रीब्यूशन कुछ आप यानी सोचिए 44-43 से उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया था वो उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक कायम रहा। और वो उस उम्र में भी उन्होंने गाना लिखा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे जैसे गाने लिखे, तो वो हमेशा जवान रहे। और विजय साहब को वाकई इस बात की बहुत मुबारकबाद देना का दिल है कि उन्होंने एक ऐसे लेखक के बारे में किताब लिखी है जिसके बारे में चर्चा अब कम होती है। तो एक तरह से ये आज की जनरेशन को इस किताब के जरिए मजरू साहब के बारे में जानने को मिलेगा, उनके गाने के बारे में जाना, क्योंकि अक्सर ऐसे गाने जो आज के यंगस्टर्स गाते हैं उन्हें पता नहीं है मजरू साहब का गाना। और विजय साहब की ये कोशिश बहुत अच्छी है कि इस बहाने कम से कम हम अपनी जो धरोहर है उसको किसी न किसी तरह से आगे बढ़ा के आने वाली जनरेशन को दें। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहिए उनके बारे में, विजय जी के बारे में, और जावेद जी ने आपका भरपूर समय दिया है एज चीफ गेस्ट। आई एम वेरी एक्साइटेड। फर्स्टली लिरिक्स एंड शब्दों से हर सिंगर को लगा होता है, एक खास लगा होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द सेम एंड आई हैव परहैप्स दिस इज बीन वन ऑफ द बेस्ट इवनिंग्स ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई गॉट टू मीट जावेद सर, जावेद अंकल, एंड जावेद अंकल ने मुझे बोला कि वो मेरे लिए गाना लिखना चाहते हैं एंड ललित अंकल इज गोइंग टू कंपोज द सॉन्ग्स। सो बहुत जल्द होपफुली आई गेट टू सिंग जावेद अंकल्स लिरिक्स एंड ललित अंकल्स कंपोजिशन। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। हमारा लाइफ चेंज आफ्टर बिग बॉस गाना में क्या कहना चाहेंगे कि कितना बदला है, हाउ यू एंजॉयिंग दैट? हंसी की बात आपको मैं बताऊँ, आज के दिन ही मेरी एंट्री हुई थी बिग बॉस में, लास्ट ईयर 2nd of October. I remember this date because we did the release of the and Big Boss started on this date. I left the house. So after Big Boss life बिल्कुल चेंज हो गई है। सडनली बहुत नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली है, तो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी। Lastly, what is the passion you are going to pursue in future? Acting, singing, what other things? No acting, only singing. I'm a singer, मुझे गाने ही आते हैं। I will leave the acting to the pros. मुझे एक्टिंग नहीं आती तो मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, मैं गाने गाऊँगा, बट मैं बहुत सारे गाने गाऊँगा, मेलोडियस गाने गाऊँगा आप लोगों के लिए, बहुत सारे होप है, यही मेरी होप है इन द फ्यूचर। बने हो एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उन्स विजय अकेला और आज आप सभी के सामने मैं मजरू सुल्तानपुरी की एक नज़्म पेश करता हूँ। बने हो एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। वही है जान वही है तन, कहाँ तलब छुपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे। वही है जान वही है तन, कहाँ तलब छुपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे। कि एक जात है सभी तो बात है अजीब क्या, लहू का रंग एक है,
अमीर क्या गरीब क्या। गरीब है वो इसलिए कि तुम अमीर हो गए, कि एक बादशाह हुआ तो 100 फकीर हो गए। गरीब है वो इसलिए कि तुम अमीर हो गए, कि एक बादशाह हुआ तो 100 फकीर हो गए। खता है ये समाज की, भला बुरा नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। जो एक हो तो क्यों ना फिर दिलों का दर्द बांट लो, लबों की प्यास बांट लो, रुखों की दर्द बांट लो। जो एक हो तो क्यों ना फिर दिलों का दर्द। With the permission, I would like to present something very short and sweet. जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, तुम है किसी के प्यार में, दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, रह भी सकोगे तुम कैसे होके मुझसे जुदा। हट जाएगी दीवारें सुन के मेरी सदा, आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन a treasure full of poetry and songs on us, and thank you Vijay bhai. राइट फ्रॉम जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, तू रहते थे कभी जिनके दिल में। फ्रॉम काली घटा छाए मोरा जिया दरसाए, तू चांद फिर निकला मगर तुम ना आए। आई थिंक देयर इज नो कलर ऑफ इमोशन और डेप्थ ऑफ इमोशन दैट मजरूर साहब हैज लेफ्ट अनटच्ड थ्रू हिज सॉन्ग्स। एंड congratulations to Vijay ji. Thank you so much for asking me to sing the most memorable song penned by Majroor Saab.
क्या बात है, ये बहुत खूबसूरत सा लाइव परफॉर्मेंस था हमारे म्यूजिक परफॉर्मेंस से। और जावेद अख्तर साहब ऑन द डाइस प्लीज। थैंक यू सो मच सर। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी सर सबसे पहले हमारे लिविंग लेजेंड हमारे साथ हैं एंड इट्स अनबिलीवेबल सर, मतलब इतना कुछ हम सीखते हैं आपसे एंड ये जो ब्यूटीफुल न्यूएंसेस हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज व्हाई वी आर ऑल आर लिविंग लेजेंड्स। The loudest round of applause, ladies and gentlemen. We have to learn how to applause because we are live again here. Thank you so much. Maybe please, Vijayji, I'm going to please request you to kindly escort our supremely talented Shabana Azmi Mama, please. Shukriya ma'am. मुझे माफ कर दीजिए। Thank you so much. Thank you. Well, ladies and gentlemen, may we please invite Rajkamal Publications Ashok Maheshwari sir from the dais, please. बहुत शुक्रिया। Truly honored and blessed to have Lalit Pandit sir. Please, please sir. Please sir. And सारे रास को जिन्होंने फाश किया, well let me tell you, legendary family is here with us और मैं तहे दिल से आप सबको अस्सलाम कहती हूँ, आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू कि आपने बहुत ही खूबसूरत सी गुफ्तगू मेरे साथ की और आपने इतनी ब्यूटीफुल सी बातें हमें बताई। हम प्लीज मंच पर इनवाइट करना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन द जिराफ, द सन ऑफ आवर फॉरएवर लेजेंड। मे वी प्लीज पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर अंडलिप सुल्तानपुरी जी। मजरूर सुल्तानपुरी जी को देते हैं हमारे साथ प्लीज। विजय जी, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूँगी शैलेंद्र सिंह सर से, प्लीज सर। प्लीज आप प्लीज आइए सर। वो एस है ना, पास ऑन हो रहा है। शबाना जी, शैलेंद्र जी, शशि जी अभी सेफ है, काफी सेफ है। शैलेंद्र सर प्लीज आ जाइए ना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट सर। थैंक यू सर। विजय जी आप प्लीज तशरीफ रखिए। विजय जी आप प्लीज बैठ जाइए जावेद अख्तर साहब के साथ प्लीज। विजय जी Ladies and gentlemen, विजय अकेला साहब के बारे में मैं क्या कहूँ। राइट फ्रॉम जब से हमने कहा है कहो हम याद है कि गीत से में है। हेलो, इसे कम कर लेता हूँ और कम कर लेता हूँ। हाँ ये हम लोगों का जो कैसा होता है कि हम भोजन इंसान तो उसकी कदर भी करते हैं, जरूरत भी होती है उसकी, जो नहीं है तो उसका जो मुकाम है हम भूल। मजरूर साहब की किताब तो निकलनी ही चाहिए थी और ये बहुत ज़रूरी था और बहुत उम्दा काम उन्होंने किया है। मैं बधाई देता हूँ। ये देखिए शो बिजनेस है और इसमें वक्त के साथ हर 6-7-8 साल में ट्रेंड बदलते हैं, ज़बान बदलती है, स्टाइल बदलता है, मजाक बदलता है, जो ऑडियंस है वो बदल जाती है। इसलिए कि वैसे जनरेशन चेंज होती है 15 साल में, 20 साल में, लेकिन फिल्म की जनरेशन 7-8 साल में बदल जाती है। उसमें 55 बरस तक क्रिएटिव काम में अपने आप को रेलेवेंट रखना, अपने आप को जिंदा रखना और लोगों तक अपना लोहा बनवाते रहना आसान काम नहीं है। देखिए
तो तकरीबन यहाँ कुछ एक्टर्स भी बैठे हैं और कुछ सिंगर्स भी बैठे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं और यहाँ भी हमने डांसर भी देखी। कुछ काम होते हैं कि आप जितना उन्हें करते हैं वो आसान होते हैं। जितना आप एक्टिंग करेंगे, जितना आपको एक्टिंग का तजुर्बा होगा, उतना आप में सहूलत पैदा होगी काम की। जितना आप गाएंगे उतना आपका गला मचेगा, जितना आप डांस करेंगे उतना आपके जिस्म को लोच मिलेगी। लेकिन ये राइटर का काम बड़ा झंझट का होता है। ये तो अपने को खाली करना होता है। वो जितना करता जाता है, काम करना उतना मुश्किल होता जाता है। तो 55 बरस तक ये कौन सा समंदर था कि हर बार जब आपने डाला उसमें घड़ा तो भरा ही निकला और कटे हुए तो ये मामूली बात नहीं है। वरना हम जो है हम लोग सब देखते हैं हर शोबे में, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, एक फुलझड़ी छूटती है और हर आदमी उसके पीछे पागल हो जाता है। फिर 2 बरस बाद 2.5 बरस बाद वो कहाँ गए भाई साहब, उनका कुछ पता नहीं होता। इसलिए कि यहाँ बड़ी फिसलन है, कब पैर फिसल जाए ठिकाना नहीं है। उसमें इतने बरस तक रेलेवेंट रहना और किसका मजबूर था, वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हम आपके लिए फिर भी आसान है, इसलिए कि वो तो कोई जो वो हो नहीं सकता कि जो बात उनके दिल में हो वो उनकी जबान पे वो नुकसान होता है, हो जाए, खराब होते हो जाए, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जो सच बात है वो करते हैं। खतरनाक हत्या मतलब उनके वो तो छोड़िए, उनके आसपास जो लोग बैठे होते कभी कभी वो भी डर जाते थे कि ये जो कह रहे हैं तो गवाही में हमें ना बुला लिया जाए। मतलब उतना ही सच्चा थे, उसी सच्चे दिल से तारीफ, चाहे उनका जूनियर हो, चाहे उनका हमअसर हो। लोगों के दिल बड़े छोटे होते हैं, उनसे तारीफ भी नहीं निकलती, वो हर बात सच्ची। और एक अजीब बात बताऊं, मैंने राइटर देखे हैं प्रोज के लिए, पोएट्री के लिए, ये दो तरह के होते हैं। जैसे कृष्णचंद्र जी बहुत बड़े नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी, मैंने उनकी मैन्युस्क्रिप्ट देखी तो 80-80 पेज आप पलटते जाएंगे, एक वर्ड कटा हुआ, एक आदमी ऐसे लिखेगा और एक सुनामी की तरह लफ्ज़ बहते चले आ रहा है। वो आदमी पर्सनल लाइफ में 3 जुमले एक साथ नहीं बोल सकता, वो अटक के नहीं, मेरा मतलब ये था, ये उनको आर्टिकुलेशन ही नहीं थी। उसके मुकाबले में अगर दूसरी राइटर थी इसमें चुटकाई, वो जैसे लिखती थी वैसे बोलती थी, ऐसा लगता है आप सामने पढ़ी होंगे तो लगे बोल रही, एक वो भी होती। तरह तरह के राइटर होते हैं। जैसे आप साहिर की जो पोट्री पढ़ेंगे वो वही है जो उनके गाने, उसी तरह मजरूर साहब का मजरूर साहब इस मामले में बिल्कुल तीसरा आदमी है। मजरूर साहब की शायरी का डिक्शन, उनका स्टाइल, उनका मिजाज एक है। वो एक जो कहिए कि उर्दू फारसी का और सियासत को और समाजियात को समझने वाला आदमी, जिंदगी को समझने वाला आदमी, एक स्कॉलर, जो उसकी विशेषता है। दूसरी तरफ जब हम गाने की तरफ जाते हैं तो सुल्तानपुर का खिलंदा लड़का है या फिर एक शरीर नौजवान, ये इन दोनों का आपस में बातें नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, वोकैबुलरी में, स्टाइल में, अंत में। और आप लोग जैसे वाकिफ होंगे कि हमारे यहाँ आमतौर से ट्यून पहले बनती है, उस पर गाने लिखे जाते हैं, जो कैफी साहब के अल्फाज में यूँ कहूँ कि कब्र पहले खोद ली जाती है फिर मुर्दा ढूंढा जाता है, कि कब्र मुर्दा कब्र में फिटाना चाहिए। तो ये हमारे गाने आमतौर से ट्यून पे होते हैं। अच्छा, ये भी एक हुनर है, मजाक अपनी जगह, जिन्हें आता है उन्हें आता, जिन्हें नहीं आता नहीं आता। बहुत बड़े बड़े शायर में नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वो दूसरे शहरों से, यूपी से, दिल्ली से आए बड़े गाना नहीं लिख सकते, इसलिए कि ये धुनें जो होती हैं, जो सारी हमारी पोइट्री है, वो 12 से 14 मीटर है कि नहीं होता। यहाँ तो हर गाने की अपना मीटर होता है,
अपने टुकड़े होते हैं कि कहाँ से कहाँ ट्यून जाएगी वो ठिकाना नहीं है। उस पे गाना लिखना जो ग्रामेटिकली सही हो, जो जज्बात उसके सही हो, उसमें इजहार हो और बात हो कोई, ये आसान काम नहीं है। ये आप समझे ना, गाना हम सुनते हैं अरे भाई ये कैसे लिखते, ऐसे नहीं होता। अच्छा था बुरा तो कोई भी काम आसानी से होता है, चाहे बुरी गज़ल लिखें, बुरी नज़्म लिखें, बुरी नॉवल लिखें, पूरी फिल्म बनाएं, कोई बुरी एक्टिंग करें, कोई मुश्किल काम, लेकिन अच्छा कर दो मुश्किल काम। झूठ बोल रहे हैं, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। कौन सैकल रहा चली जा रही है, कौन कौन के दौड़ रहे हैं, कौन कौन के दौड़। और आज मेरे ऊपर आसमान नीचे जलनी हो खुदा, वो एक शायर में चला रहा है आसमान का 55 साल। एक नंबर है, उसके पीछे आप ये देखिए क्या है, म्यूजिक क्या हो गई है, कहाँ बदली है, कौन लोग आए हैं, क्या हो गया है दुनिया में। ये दूसरी दुनिया है, ये दुनिया वो आई नहीं जो सैकल की थी। और एक शायर है जिसका बार हल्का पढ़ ही नहीं रहा है। और अगर आप उनके गाने गौर से सुनिए तो लाइट से लाइट सॉन्ग है, उसमें भी आपको दिख जाता है कि ये लाइट सॉन्ग होता है, ये हल्का रोमांटिक होता है, देखा उस्ताद ने। खुल के ये जुल्फ सिया काली भला हो जाए, लिख नहीं सकता है, आज लिख नहीं सकता। खुल के ये जुल्फ सिया काली भला हो जाए, कहाँ से लाइन आए? माना क्या है गहरा अंधेरा, हो गई डगर की चांदनी, मैली ना हो धुंधली पड़े ना, एक नजर की चाह। डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की नीचे लाई। कितनी मिसरे हैं, बेसाख्ता निकलते हैं, जिनमें वो ज़बान है, वो रचाव है ज़बान का, जो एक सही शायर का जब दिल चाह रहा है वो लिखता हूँ। तब ऐसा नहीं है जैसे किसी ने मतलब पिकासो के स्टूडियो में कुछ स्टूडेंट गए आर्ट के, तो उन्होंने पिकासो की दीवार पे पेंटिंग देखी, लाइनें आ रही थी, उनमें से स्टूडेंट जो ज़्यादा स्मार्ट था कहना साहब ऐसी तो हम भी बना सकते हैं, इसमें क्या मुश्किल है। अच्छा पिकासो क्या था, कागज लिया दोनों हाथों में लेके पेंसिल और यूं करके दो दायरे बना, उसने कहा ये प्रकार से ना तो ये दायरे परफेक्ट दोनों, जिस दिन ऐसे दायरे बनाने आ जाए उस दिन लाइन तोड़ना। ये तो वो इतना बड़ा शायर है, मतलब आजकल तो हमारा क्या हो गया है, अर्बन सेंसिबिलिटी तो आ गई ना, हमारा जमीन से ढलकी जाए चुनरिया हमारी और से मिलकर बहकने के दिन आए। मतलब इसमें अवध की जमीन बोल रही है। ये नीच कहाँ है, ये शऊर कहाँ है कि जब ऐसा लिखना है तो ऐसा लिख दें, जब वैसा लिखना है तो वैसा लिख दें, और फिर किसी में तो डायरेक्टर जहाँ बना के ये हो नहीं सकता। आशा जी हमेशा जिक्र करते हैं, इसलिए उन्होंने बात गाने कि जो धुन है उसके ऐसे वर्ड लिख के जाते कि उसकी कोई नींद कोई मुर्गी जितना नहीं होती, वो लफ्ज़ उसके लिए ऐसा लगता है कि ये धुन इन्हीं लफ्ज़ों के लिए बनी थी। इतना परफेक्ट क्राफ्ट हर म्यूजिक डायरेक्टर उनकी मिसाल देता है कि और सिंगर कि उनको जो उम्र था, जो उनकी बारीकी ये मीटर इतना ये काफी नहीं, उसके अंदर कहाँ भूमि है, कहाँ मींड आ गई है, कहाँ मुर्गी है, तो लफ्ज़ ऐसा है कि उसके पूरा ऐसे ही घूमते हुए जाए लफ्ज़ कि कहीं पता न चले कि कोई चीज़ दब गई धुन की।
वो घटते हुए मैं तो बहुत अपने को खुशकिस्मत करता हूँ कि इस तरह के लोगों के मेरा जिंदगी में ऐसा वास्ता रहा कि उन्होंने मुझे याद किया दुकान रखने के तो मजूर साहब हूँ, कैफी साहब हूँ, साहिल साहब हूँ, सरदार जाफरी साहब हूँ। हाँ वो थे मगर बैठने की इजाजत कहाँ देते तो कितना इनका आप एक बार मिल लीजिए, एक शाम गुजार लीजिए तो आप जब बाहर निकलेंगे तो आप ऐसी दो चार बातें सीख के निकलेंगे जो अभी तक सुनेंगे। मुझे मजरूर साहब ने इतना सिखाया, इतना ऐसी बातें, मिसाल के तौर पर देखो ये उनसे सिखाना, कुछ लफ्ज होते हैं, कुछ साउंड होती है जिनमें आंस नहीं होती। अब तक देखिए हम सुन आप यहाँ आ सकते, मगर अब बंद हो गया, इसमें कोई आंस नहीं। ये इस तरह की साउंड जब तुम गाना लिखो इसमें बीच में आएगी तो कान को बुरी लग सकती है। अगर ट्यून स्मूथली जा रही है तो ये जो टक आ जाएगा तो ट्यून को झटका लगेगा। अब झटका लगेगा, ट्यून भी लगेगा। इसकी ये मैं मुझे भी मुफ्त में मिली थी तो मैं आप लोगों को देता। ये मजरूर साहब ने बताया। इसके बाद फौरन एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करो ये तो ये जो बंद साउंड है निकल जाए। अब आए हो तो उसको आप बंद हो गया। अब आए हो तो वो आए जो है अपने पेट को हिला दिया। अब ये देखिए कि ऐसी कितनी बातें मैं देखिए सब तो नहीं बता दूंगा ना बचा के। हाँ एक बता दिया आप तरसिए तो ऐसी कितनी बातें यकीन कीजिए तो मुझे अभी याद भी आ रही है लेकिन कितना सुनिए आज तो यार लिख रहे होते हैं हम कंफ्यूजन होता है के बारे में किसी से पूछे तो कोई है नहीं क्या हम वही होता था तो मजरूर साहब से और पूछा है मैंने तो मजरूर साहब मैं ऐसे लिख रहा हूँ जायज है और उन्होंने मुझे सही राय दी। आज अगर मैं किसी इशू पे कंफ्यूज होता हूँ लिखते हुए पोएट्री तो तेरे कोई आदमी है नहीं अब हमारे ग्रुप में कहीं कि हम उसको फोन करके पूछे कि ये लफ्ज सही है इस्तेमाल क्या जायज है क्या ना समझिए एक आबशार है एक झरना नॉलेज का आप जिसके नीचे बैठे हुए गिरे चला कभी नहीं होता तो ये और वो मैं एक बात कहता हूँ कि आप बचा दो और आप में तमाम खूबियाँ हैं जो एक 50 बरस के माफ कीजिएगा एक बरस में जो इत्तेफाक से 50 साल अगर आप सचमुच 50 साल के होना चाहते हैं तो फिर आप अपने 15 साल से 30 साल का आदमी 45 साल का जोड़ आदमी तो सब दिलता है। गुरु साहब ने शायरी से जितने साल थे तमाम तमाम बच्चों में ये मैं तो बोलता ही चला जाऊंगा छोकरों में नहीं लेकिन ये कि महाराज ये है सच्ची बात तो ये है ऐसे लोग होंगे अब हमसे ही काम चलेगा। लफ्ज़ नहीं है हमारे पास इसलिए ना हमने स्पीकर कहा ना घोड़े चढ़ कहा कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि आप मेरे को आज ये मैंने और आपके
हर बुक के फंक्शन पर मुझे एक खूबसूरत सा अपॉर्चुनिटी मिलता है। Ladies and gentlemen, may I please request you all, we all are live. Greatest round of applause, ladies and gentlemen. Kabir Masjid Jami Sir. Can you please request Lalit Pandit sir to kindly share your experiences in a few words, please. नमस्ते सबको और बहुत बहुत बधाई हो विजय जी, आपने हिसाब से किताब लिखी। तो मैंने तो कहा ही, मुझे तो मैं बहुत खुश हुआ कि मजूर साहब की ज़्यादा जो किताबें हैं वो उर्दू में लिखी हुई हैं और उर्दू सबको तो नहीं आती। तो मैंने अभी पूछा था कि हिंदी में कोई है जिसने दुख है जो मजूर साहब के बारे में पढ़ा जाए। तो मुझे लगता है ये पहली किताब आएगी हाथ में, उसको पढ़ सकेंगे लोग और समझ सकेंगे मजूर साहब के बारे में। मजूर साहब के बारे में क्या बोल सकते हैं? मजूर साहब एक महान राइटर होने के अलावा बहुत ही खूबसूरत इंसान थे और यही बात काफ़ी है कि उनसे जब मुलाकात होती थी, जब उनके साथ बैठने का मौका मिलता था, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिल जाता था। मजूर साहब के साथ 1990 से 2000 तक मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि सबसे ज़्यादा जो फिल्में की इस दौर में वो जतिन ललित ने की थी। हमने शुरुआत ही मजूर साहब से की थी पहली फिल्म से, उसके सारे गाने हिट हुए थे और कंसिस्टेंटली बिन तेरे सनम जो था वो लाइफ का पहला हिट गाना था हमारा पहले पिक्चर में, वो मजूर साहब का लिखा हुआ था। और उस गाने की वजह से मुझे यही कहना पड़ेगा कि कभी स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा, इतनी सारी पिक्चरें आई उस गाने के हिट होने से। और उनमें मजूर साहब का हमेशा साथ रहा, हम बहुत इंजॉय करते थे मजूर साहब के साथ काम करने के लिए। और मजूर साहब के साथ कई ऐसे किस्से हैं, जैसे जावेद साहब ने बात की आज में ऊपर आसमां नीचे, इस गाने से मुझे एक किस्सा याद आ गया उनका जो मैं कभी पहले शेयर नहीं किया लेकिन ज़रूर आज कहूँगा। हुआ यूँ था कि हम लोग पिक्चर कर रहे थे मोहब्बतें और यश जी के घर पे फाइनल सेटिंग हो रही थी हमारी और नेक्स्ट डे गाना रिकॉर्ड होना था। तो आनंद बख्शी साहब बैठे थे और यश जी बैठे थे और पूरी सेटिंग हो गई हमारी, स्टार्ट कर रहे थे वहाँ से मैं हमारे असिस्टेंट। तो यश जी आनंद बख्शी साहब को पंजाबी में बोल रहे थे कि ऐसा आस्ते आस्ते सुनाई दे रहा था, पंजाबी मतलब समझना तो आसान होता बड़ा। वो बोल रहे थे कि गाना लिखा है आज पूरा उसको मुखला बोल रहे थे और बख्शी साहब पीते पीते सुन रहे थे कि बख्शी साहब की तारीफ कर रहे हैं। तो मैं पैक करके मतलब था यार इतना अच्छा गाना बनाया। बख्शी साहब जब लिखते थे तो अक्सर मीनिंग पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती थी, वो इतने बुरी थी कि उनसे ना पूछने की हिम्मत होती थी ना जरूरत पड़ती थी। जब गाना निकलता था बाहर तो उनकी तारीफ ही मिलती थी तो समझ जाते थे कि बहुत अच्छा है। और इतना नॉलेज भी नहीं था, मजूर साहब का नॉलेज और हमारा नॉलेज तो एक अलग चीज़ हो जाती। तो एक कॉन्फिडेंस था कि ये जो लिखेंगे ये सही होगा। और सबसे अच्छी बात थी कि वो हम पहले कंपोज करते थे फिर उन पर लिखते थे, तो हमेशा मीटर जो होता था उस पर ध्यान देना होता था क्योंकि वो उसमें परफेक्ट थे। वैसा राइटर ही हमने नहीं देखा जो इतनी परफेक्शन से गाने के ट्यून में लिख देते थे। एनीवेज तो मैंने ये बात कान में आ गई कि मजूर साहब की तारीफ कर रहे हैं यश जी आनंद बख्शी को, तो मैं सोचा क्या लिखते हैं मजूर साहब ने इतना अच्छा कि गाने का ट्यून के बारे में बात की और उनकी लिखावट के बारे में बात करी है क्योंकि उन्होंने जो गाना बाद में लिखा था मजूर साहब के साथ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मजूर साहब इतने बड़े राइटर ने क्या क्या उन्होंने लिखा है। कि हमारी सिस्टर थी सुलक्षणा, उनके वो थोड़ा गाइड करती थी इनिशियली, तो उन्होंने कहा कि उनके यही वर्ड थे कि मजूर साहब को पकड़ो वो फ्री बैठे उनके साथ काम करो क्योंकि वो काम कर चुकी थी, वो गाती थी तो उनको नॉलेज था उसकी। इनफैक्ट हम जब पहली बार मजूर साहब के पास गए थे काम करने के लिए तो उनके घर पे गए तो अम्मी जी उनको बुलाए कोई आया है लड़के आपसे मिलने। मजूर साहब बड़े फॉर्म में अपने घर पे जैसे कुर्ता और मलमा का पहना था उनके बाद कौन है भाई उनसे मिले बात करते तो बड़े नाराज बैठे थे और बोले हमने तो हमारे से तो कोई काम नहीं करता, हमसे तो सब डरते हैं, तुम क्यों आ गए हमसे काम करने। तो मैं बोला कि हम आपसे करना चाहते हैं आपका जोड़िए तो हमारा अच्छा। तो उन्होंने पता किया कि कौन से घर से और क्या है सब, तो बोले अच्छा तुम्हारे साथ करो। और उसके बाद आलम ये हुआ कि जब उन्होंने काम शुरू किया हमारे साथ तो उस टाइम तक तो उन्होंने मुझे ये कहा था अच्छे से मैंने 13 साल से काम नहीं किया,
कितना पसंद अब कैसे गुजरा या क्या हुआ, मगर उन्होंने हमारे साथ काम शुरू किया, उसके बाद लगातार उनके हिट गाने, कभी हाँ जो जीता खामोशी, और पहला ही गाना सनम को हिट का शुरू हो गया। लेकिन वो बॉलीवुड में आके बोलते हैं कि भैया हमसे इतना काम नहीं हो रहा, जो लोग हमसे गाना लिखाना चाह रहे हैं हमें सबके साथ काम नहीं करना। और बाकी सब फिर लगे मजू साहब के साथ काम करते हैं, जो और भी डायरेक्टर्स थे उस टाइम के, वो उनको पकड़ने लगे कि भैया हमारे साथ भी काम करें, हमारे साथ भी काम करें। तो बोलते मुझे तुम्हारे साथ ही मजा आता है, और इतना करने चलता हूँ, इतना करना भी नहीं चाहता। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत मुझे सीखने का मौका भी मिला। और जैसा कि जावेद साहब ने कहा कि मैंने तो बहुत एंड में उनके साथ काम किया लेट, मगर मैंने जब उनको जो बातें उनसे सीख ली, जो उनको समझ लिया, मैं ऐसा लगता था कि वो किसी और ही दुनिया के इंसान हैं। जब हिंदी फिल्म में आते थे स्टूडियो में तो ऐसा लगता था कि एक रोशनी चली आती है, इतने वो तैयार होते और विजडम से भरे इंसान थे। इनफैक्ट आपको मैं बताऊँ कितने लोगों को पता है मुझे पता नहीं, मगर एक ना मजू साहब के घर पे गए थे गाना चेक करने नया, तो बड़े एकदम परेशान, बड़ी बड़ी खोल गए थे। और मजू साहब क्या कर रहे हैं, तो बोले देखिए ये पाकिस्तान की बुकें हैं, बुक्स हैं, जिनको मैं करेक्ट करूँगा तो वहाँ सिलेबल में उनके स्कूल में सिखाई जाएगी, वहाँ से ये करेक्शन के लिए आते हैं। अब तो पाकिस्तान के जो स्कूल में और कॉलेज में सिखाते थे, तो मजू साहब यहाँ करेक्शन करते थे, तब जाकर सिखाया जाता था। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी अपनी स्पीच करेक्शन के लिए उन्होंने मजू साहब की बुक नहीं पढ़ी बहुत पढ़ी। देखिए मजू साहब के बारे में तो सबको ही पता है, आप जितने लोग आए हैं सब फैंस ही हैं। मुझे यही खुशी है कि ऐसे इंसान को टच करने का फील, एहसास मिला जो कि अब शायद कभी ना मिले। जैसे कि जावेद साहब ने कहा कि कई लोग ऐसे जो हैं उस जमाने के जो नॉलेजेबल वो सब खत्म हो गए, मुझे इस चीज़ का एहसास है। और जो आखिरी इनमें से मुझे लगता है जावेद साहब ही हैं जिसमें वो विजडम है, और उन लोगों के साथ रहे हैं बाकायदा, साहिब साहब हुए, मजू साहब हुए। इनफैक्ट मैं आपको जावेद साहब के बारे में बताऊँ एक बात कि जब हमारी सिटिंग होती थी तो जावेद साहब के साथ में पिक्चरें चल रही थी उस टाइम, तो जावेद साहब बोलते थे अच्छा शाम को मजरू आ रहे हैं ना आपके पास, तो आप एक काम कीजिएगा, आपकी जब सिटिंग खत्म हो रही होगी तो उसके 15 मिनट पहले मुझे फोन कर दीजिएगा, तो मैं भी आ जाऊँगा, तो मैं मजरू साहब से बात करके मज़ा करेंगे। तो जावेद साहब आ जाते थे सिटिंग में, और फिर जो हंगामा होता था मजरू साहब के देखते छेड़ रहे हैं, अच्छा जावेद साहब कुछ पूछते रहते थे, और इतनी मज़े की सेशन होती है। ठीक है, वैसे तो जावेद साहब के साथ ही खूब मज़े की सेशन होती है, मगर जब मजू साहब के साथ ये मिलते तो जो बातें होती थी वो एक लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, और जिसको मैं बहुत चैलेंज करूँगा। तो जब हम लोग सब छोटे थे तो बर्थडे होता था उनका, तो इनवाइट करती तो अब्बा हम सबको ले जाते थे, और वहाँ ओबेरा शेल्टर में एक स्वीट बुक करती थी वो, और लिमिटेड फैमिलीज रहते थे, जैसे उनके सारे भाई बहनों की फैमिली, और बर्थडे नरेंद्र शर्मा थे उनकी फैमिली, और उनके साथ वो पद्मा जी थी, वो पद्मा सेठी वो हम लोग, और फिर कोई रूम में बुफे लगता था, केक कटता था, बहुत अच्छा लगता, वही सब यादें। तो अपनी लड़की का बर्थडे था तो वही याद था, और हम एक अब्बा का शेर सुना देंगे। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ में आ गया कि चराग राह में जल गए, वो लजाए मेरे सवाल पे कि उठा सके ना झुका के सर, उड़ी जुल्फ चेहरे पे इस तरह के शबों के राज मचल गए।
मैं सबसे छोटा बेटा हूँ तब, और मेरी पैदाइश 61 की है, 61। तो जब मुझे होश आया 14-15 साल, that was mid-70s or 70s, तो I missed his journey, the major journey, 40 to 70, 50 तो है। और जितना मतलब जावेद साहब के सामने talking about him as a person and a fool, like literally kind of thing, because हमारे साथ वो कभी मजरूह सुल्तान नहीं है, हमारे लिए वो अब्बा थे। उन्होंने कभी अपने आप को ये महसूस ही नहीं कराया घर में कि मैं एक शायर या गीतकार हूँ और मैं मजरूह हूँ। उन्होंने मुझे सबको सिर्फ जैसे उन्होंने भी जो किस्सा सुना, वो एक घर की फैमिली का किस्सा सुना, उनकी तारीफ में कुछ नहीं था, क्योंकि हमने कभी उस लेवल पे हम गए ही नहीं हैं उनकी तरफ। वो हमेशा हमको एक हर किसी के जब घर के जो फादर फिगर होते हैं जहाँ बच्चों के लिए, वो हमारे लिए होते हैं। वो उनके जाने के बाद जब हमको होश आ रहा है और आया, फिर थोड़ा बहुत हम समझने लगे दूसरों को, हम समझे कि यार इतने बदकिस्मत है हम कि उनके साथ रह के उनको नहीं समझ पाए। That is a very unfortunate thing, but then the positive to it is कि हर शायर थोड़ा बहुत जो मुझे समझ है कि बदनाम रहता है कि जो शायर है फिर वो घर का नहीं है। लेकिन अब्बा एक ऐसे शख्स थे जो शायर भी थे, गीतकार भी थे और घर के अब्बा थे। हमको कि हम नहीं सीखे तो क्या, लेकिन अब हमको जो समझ में आती है, जस्ट कंटिन्यू जो जावेद साहब ने कहा था कि मीटर पे लिखना कुछ मजाक नहीं है। तो अभी मीटर पे लिखना है कि एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिल्म की किसी मजे का गाना है, दूसरे गानों के मुकाबले में वो उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन फिल्म में उसको एंजॉय करते थे लोग। अब वो मीटर दिया गया, ट्यून दिया गया, ट्यून क्या दी गई? डा 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 डा, ये मिलता था। ये बोल नहीं मिलते थे अक्सर, और जो बोल बोलते थे, जैसे एक था पंचम भाई का गाना था, चाइना गेट ओ मेरे चाइना गेट ओ चाइना 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 गेट, इसको मेरे दिल के चाइना। तो दिस वाज द थिंग और दिस राइट। तो डा पे लिखा है, और उस पे क्या लग रहा है? उस पे देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाज़नीन है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। ये this was as per the situation of the song also. जी, जिन जवान को जैसे उसको पकड़ना पड़ता है, जो मीटर तो स्ट्रेट होता है, एग्जैक्टली। देखिए साहिबो, in the breaking of that was amazing, hearing always। फिर वही आदमी ये भी लिखता जाने कहाँ मेरा जिगर गया है। फिर उनका एक दूसरा हिस्सा था जिसका मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती तो बता, वो ये भी लिखते कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना। और आगे बढ़ते बोलते हैं कि रोक सकता हमें जिंदा ने बोला क्या मजरूह, हम तो आवाज है दीवार से छन जाते हैं। So this was my father, a very positive person, and as जावेद साहब पढ़े कि ऐसे लोग नहीं आने वाले। Thank you. मजरूह सुल्तानपुरी जी, शहर से विजय जी कहिए, विजय जी प्लीज। विजय केला जी, मैं प्लीज आपसे पूछना चाहूंगी, प्लीज इस किताब के बारे में हमें कहिए कुछ प्लीज। हम नहीं काम करेंगे, भाई विजय अकेला। जिस
क्या करें जावेद साहब जिस जमाने में है उस जमाने में हमने दिया। मैं सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम मेहमानों का जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। सबसे पहले तो जावेद अख्तर साहब का, शबाना जी, सभी का, अंदलीब साहब, अपने राजकमल प्रकाशन के अशोक महेश्वरी साहब, शैलेंद्र साहब, सब जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, कमलजीत साहब जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उनसे मैं ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं मजरूह साहब को जानता हूँ, मैंने मजरूह साहब की किताबें पढ़ी हैं, मैंने मजरूह साहब के गीत सुने हैं, मैंने मजरूह साहब का मुशायरा पढ़ा है, मुशायरा सुना है। एक दिन मजरूह साहब को मैंने गाना भी दिया है। मैं जानता हूँ मजरूह साहब और जानता हूँ जब भी ये कह सकता हूँ कि जो मजरूह को नहीं जानते वो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी नहीं जानते। जैसा कि जावेद साहब ने भी कहा कि उन्होंने 1948 की फिल्म शाहजहां से शुरुआत की थी, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाना हाय हाय ज़ालिम ज़माना। मजरूह साहब को अदब ने, बल्कि कहेंगे मजरूह साहब अदब के फेर में आ गए थे और शायरी से उनकी आशनाई हो गई थी। अगर वो लिख रहे हैं कि हुस्ने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा, मैं संवारूंगा तुझे सारे गम दे दे मुझे, तो वो अपनी शायरी से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का, मुझको तेरा दामन है बिस्तर गलियों का। ये अपनी महबूबा से शायरी से गुफ्तगू कर रहे हैं। मजरूह साहब ने इतना इश्क किया शायरी से ना कि अगर आप चाहें तो मजरूह साहब का 3 मिनट का गाना सुन लें या 3 घंटे की वो फिल्म देख लें जिसमें ये गाना है, आपको पूरी फिल्म की कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे कि मिसालें कई हैं, जैसे कि इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, ये क्या वैल्यू है इस लाइन में। इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, इस जहां के लिए धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ। तो चाहे आप दोस्ती फिल्म देख लीजिए या इस गाने को सुन लीजिए, पूरी फिल्म दिखाई पड़ेगी। मैं उस वक्त तो नहीं था मुंबई में, और नासिर हुसैन साहब खुद कितने बड़े पिक्चर प्रोड्यूसर थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नासिर हुसैन साहब ने मजरूह साहब को ये कहा होगा जो मजरूह ने लिखा है। उन्होंने तो यही कहा होगा कि भाई देखिए शम्मी कपूर साहब की और आशा पारिक की है, जो वो कहीं फंस गए हैं रात को, और सुबह जब आँख खुलती है तो आशा पारिक बहुत अच्छा एक समा बनता है, कोई कश्मीर या भंडारा है, और आशा पारिक आगे हैं और शम्मी कपूर पीछे। भाई एक दिल फरेब गाना लिख दीजिए, एक आशिक मिजाजी वाला गाना लिख दीजिए। ये तो नहीं कहा होगा ना कि दीवाना गुस्सा नहीं इस अंबर के नीचे, कातिल है आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। तो क्या वैल्यू निकलता है इसका कि मेरे कातिल मैं तुम्हारे जस्ट पीछे हूँ, जरा एक नजर तो देख ले मुझे, कत्ल कर दे मुझे, मार दे और मुझे इस तरह की जिंदगी दे दे। ये मतलब इसका निकलता है। मजरूह साहब ने, जैसा कि जावेद साहब ने कहा कि आंचलिक रंग जो फोक है उसमें बड़े गजब के गीत लिखे। आज जावेद साहब भूल गए, वरना जावेद साहब का एक जुमला है कि मजरूह वो थे जिन्हें सावन और भादों के बीच का फर्क मालूम। जैसे मैं तो ये चाहता हूँ कि काश उस जमाने में मजरूह साहब से जो कुछ 5-7 भोजपुरी फिल्में की हैं, कैसे कैसे रंग उसमें भरे हैं। रखिया बंधाला भैया सावन आए, क्या गाना है।
तो हम गबरवा नचे बिना झूलनी, वो कैसा गाना है। सजनवा, ये जो अंदाज है बोलने का, मतलब हुआ ये मजरू साहब बोले जी जी जी, जब तुम चोरी से बंधे डोरी से जय हो। अच्छा, ललित साहब यहाँ पे बहुत बड़े आर्ट भवन के फैन हैं। मैं एक बात कहने की इजाज़त चाहता हूँ, और वो ये है कि एक जो 1973 की जावेद साहब की फिल्म यादों की बारात है, उसको क्रिटिक्स एक ग्रैंड म्यूजिकल सागा समझते हैं। मैं तो खैर इसको लिरिकल भी सागा समझता हूँ। उसमें अभी देखिए इस फंक्शन में राजेश रोशन साहब आने वाले थे, जो किसी वजह से नहीं आए। उनका जुमला है कि मजनू साहब संगीतकारों को हरा देते थे। तो और वो दावे के साथ ही बात कह रहे हैं कि न सिर्फ मेरे साथ बल्कि रोशन साहब के साथ में मैंने कई दफा ये देखा है। अब अगर मैं सोचता हूँ इस बात को, और 1973 की फिल्म यादों की बारात की बात करता हूँ, जिसमें वो गाना है कि वो जो टुकड़ा है, हम मिल गए दा 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 जुजु जुजु ला 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 ला। अब ये जुजु जुजु जो है उसको छोड़ा जा सकता था, बहुत अच्छा लग रहा है जुजु जुजु, वेस्टर्न है। लेकिन यही मजरू साहब का चैलेंज था। उन्होंने इसको कहा कि ठहरिए, मैं मीर तकी मीर की जुबान का इस्तेमाल करता हूँ। जुजु जुजु कबू 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 कबू, यानी कभी कभी। ये तो ऐसा लगता है ना कि म्यूजिक का और लिरिक्स का एक ऐसा वक्त है जैसे जहाँ पे सबसे सुंदर जी। अब मजनू साहब की तो कई बातें हैं, और मैं क्या बताऊं। देखिए, जैसा कि ललित साहब के हिस्से में गीत आया, आप बहुत खुशकिस्मत हुए ललित साहब। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, बहुत खुशकिस्मत हैं आप, क्योंकि वो जो अल्ट्रा मॉडर्न सॉन्ग है वो। लेकिन अगर हम जरा पीछे चले, बड़े मियां दीवाने, ऐसे ना बोलो, रेशम पहनूं कपास क्यों, सीधा साधा लिबास क्यों, रेशम पहनूं कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुझको परी का है। अब सुनिए जरा सा, क्या रेंडरिंग में गलती हो गई है कि साउंड में गलती हो गई है कि ये राज बहुत बाद में पता लगा। तो कबला मारो मंत्र डैंडी बनकर, डैंडी DANDY, डैंडी का मतलब होता है अल्ट्रा मॉडर्न। तो कबला मारो मंत्र डैंडी बनकर निकलो वक्ते शाम। शायरी कर रहे हैं कि हमारे जख्मों को सहला रहे हैं, दिल के भगोने फोड़ रहे हैं। बॉम्बे के बारे में मजनू साहब से ज्यादा अल्टीमेट सॉन्ग किसने लिखा है? ऐ दिल मुश्किल है जीना यहाँ, बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, गले काटे खुद सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के हैं कई नाम यहाँ, जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी। तो कितनी बातें हैं। मेरी पर्सनल कई मुलाकातें हुई हैं, और वो भी कम दिलचस्प नहीं है। मजरू साहब का मिजाज ही ऐसा था, जिसके जावेद साहब ने भी इशारा किया और ललित साहब ने भी किया। एक दफ़ा उन्होंने मुझे घर पे इंटरव्यू में लेना चाहता था, उनको बुलाया। उन्होंने रिजवी कॉलेज के बगल में जो घर है उनका, और मुझे बिठाया गया एक साहब के द्वारा। उनके मिजाज का पता लगता है इससे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब कुछ लेंगे चाय? तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है। और थोड़ी देर बाद मजनू साहब से नहा धो रहे थे, आ गए हमारे सामने और बातचीत में लग गए। और उन्होंने तुरंत पूछा कि भाई चाय मिलेगा, चाय आप लेंगे? तो मैंने कहा कि नहीं। बुलाया उन साहब को और कहा कि भाई आपने चाय तो नहीं दी अब तक? तो मैंने कहा नहीं, इन्होंने पूछा था। अरे भाई तो क्या आते ही चाय पीनी शुरू कर देंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा, मैंने मजनू साहब से पूछा कि आखिरी फिल्म का जो गाना है कि नहीं बनी हुई खाक से नहीं, तो
वो जो गाना है कि दूर तक जाऊंगी मैं तुझको मनाने के लिए, मैंने भी सोच लिया तुमको मनाने के लिए, दूर तक जाऊंगी मैं साथ निभाने के लिए। तो उसका जो मुखड़ा है उसके बारे में जब मैंने बात की कि क्या ये किसी बड़े शायर का मुखड़ा है, तो उन्होंने कहा ये मैंने लिया है तो एक शायर ने लिया है, अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की। तो उन्होंने बताया कि एक शायर ने लिया है, हमने लिया। तो इस तरह की पर्सनल बातें भी खूब है। मजरू साहब ने, मुझे तो लगता है कि सारी बातें अपनी ही की और सारी बातें जो है उन्होंने शायरी के इश्क में कही। कैसे कैसे टुकड़े होते थे उनके, ललित साहब ज़्यादा जानते हैं कैसे, जिस गली के तुम उस गली के हम। ये अंदाज बम्बई का नहीं है, ये सुल्तानपुर का अंदाज है। जैसे कुश्ती हो रही है या हम आपसे डरेंगे नहीं साहब, जिस गली के तुम उस गली के हम। कैसे एक हम किसी से कम नहीं पे, एक छोटा सा टुकड़ा है, जख्म आए हैं, क्या मतलब है उसका? हाँ जी जी, बातें बहुत हैं, लेकिन मैं ये कहते हुए समाप्त करता हूँ कि जैसे कि उन्होंने अंदाज फिल्म में कहा था कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊँ, उसमें कहते हैं कि इसको मिटाना उसको बनाना इस नगरी की रीत है, लेकिन मजनू को मिटा नहीं सकता। हम आज भी उनको याद करते हैं, खूब याद करते हैं। एक नज़्म तो कही है मैंने मजनू साहब पे, और मैं देख के पढ़ सकता हूँ, मुझे जरा सा ढूंढने दीजिए पढ़ना, बस ये आखिरी बात है। और जावेद साहब मैं देख के पढ़ रहा हूँ तो आप ये ना समझिएगा कि ये मेरी नहीं है, ऐसा लगती है। बस एक नज़्म जो कल रात को लिखी है मजनू साहब के जन्मदिन पे। हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हम मजनू साहब की 102वीं जन्मदिन सालगिरह मना रहे हैं। जी, इसका उन्वान है मजनू सुल्तानपुरी। था वो मजरूह दिल सुल्तानपुर का रहने वाला, था वो मजरूह दिल था वो मजरूह दिल सुल्तानपुर का रहने वाला था कि जिसकी शायरी में बस उजाला ही उजाला था। शुक्रिया। था वो मजरूह दिल सुल्तानपुर का रहने वाला था कि जिसकी शायरी में बस उजाला ही उजाला था। मोहब्बत इल्म था उसका, मोहब्बत ज़ात थी उसकी, मोहब्बत वाली दुनिया में अलग एक बात। मोहब्बत इल्म था उसका, मोहब्बत ज़ात थी उसकी, मोहब्बत वाली दुनिया में अलग एक बात थी उसकी। था वो मजरूह दिल सुल्तानपुर का रहने वाला था कि जिसकी शायरी में बस उजाला ही उजाला था। उसी के नाम का सिक्का, उसी के नाम का सिक्का कभी दुनिया में चलता था, उसी के नाम का सिक्का कभी दुनिया में चलता था, उसी का नाम लेके दिन निकलता था। इस शेर में मैं दाग चाहूंगा, गरीबों की बड़ी थी कद्र उसके गीत गजलों में। गरीबों की बड़ी थी कद्र उसके गीत गजलों में, नहीं थी खैर उसकी शायरी हाकिम के महलों में। गरीबों की बड़ी थी कद्र उसके गीत गजलों में, नहीं थी खैर उसकी शायरी हाकिम के महलों में। महकते हैं उसी के गीत गुलशन की हवाओं में, वो सच कहता था पाओगे मुझे तुम सब वफाओं में। बहुत हम याद कर करके तुम्हें मजबूर रातों में, बहुत हम याद कर करके तुम्हें मजबूर रातों में, लिए करते हैं अक्सर हाथ तेरा अपनी बातों में। शुक्रिया। बस एक छोटी सी बात, विजय अकेला जी ने 3 गीतकारों की किताबें तैयार की हैं। 2 का नाम तो जावेद साहब ने लिख दिया, वो जानिसार अख्तर साहब, आनंद बख्शी, जानिसार अख्तर और मजनू सुल्तान, तीनों हमने छापी। ये हमारी खुशकिस्मती जी विजय जी, मैं चाहूँगी कि इस चेयर्स और टेबल को यहाँ से लेना चाहिए, हमें खूबसूरत से फोटो खिंचवाएं, जैसे भी स्पेस हो प्लीज स्पेस इट आउट, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट पल है हम सबके लिए। प्लीज
सो बिल्कुल कैन वी द काउंटडाउन ऑफ 5 सर आप बिल्कुल आगे आ जाइए और थोड़ा सा पीछे फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया ठीक है सर प्लीज आप मेरी बताइए सर थोड़ा सा अगर 1 मिनट अगर हो सके तो प्लीज कैन आई हैव माय लकी क्रू फॉर द चेयर्स प्लीज शेयर जरूर हटा दीजिए प्लीज अरे वो शुक्रिया संजीव दर्शन जी प्लीज राकेश निगम जी आप आ जाइए अनिल मुरारका जी प्लीज तो आइए at the countdown of 5 are we ready ladies and gentlemen the unveiling of the book रहे ना रहे हम महका करेंगे मजरू सुल्तानपुरी जी pen down by Vijay Akela ji 5 Can I have a countdown from all of you? Jump, please, Ajay. 4, louder, 3, 2, 1 Heartfelt congratulations to Vijay Akela sahab. बहुत बहुत मुबारक हो humble thanks to Jamid Akhtar साहब को दी ऑनर्स मैं आपको बुलाना चाहूँगी प्लीज आ जाइए प्लीज आ जाइए प्लीज यस थैंक यू एक ग्रुप पिक्चर सर अनिल सर आगे कवलजीत सर हाँ प्लीज यस अनिल सर आ जाइए रेडी हम मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबके फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया थैंक यू टू फिल्म्स टुडे द क्लब ड्रीम बोल्स मयूरी मीडिया वर्क्स बॉलीवुड अदार राजकमल प्रकाशन हाँ जी एक ग्रुप फोटो टेबल के आगे प्लीज हमें रिक्वेस्ट विजय जी अगर जावेद अख्तर साहब आगे आ जाएंगे देखते हम टेबल थोड़ा सा पीछे कर देते हैं प्लीज रिक्वेस्ट है टू माय लवली फ्रेंड्स कैन वी टेक द टेबल ऑफ जल्दी कर लीजिए सर प्लीज टेबल ऑफ सर 1 सेकंड प्लीज 1 सेकंड सभी बहुत एक्साइटेड है टू अनवील द बुक विजय अकेला साहब एक्चुअली शिवराज जी सबको लाइन पे मधुश्री मैम प्लीज आगे आ जाइए हाँ सर रेडी फिर थोड़ा पीछे यस जान प्लीज जान कुमार सानू प्लीज आ जाइए सर वेट सर सेंटर यस रेडी मेरा मोबाइल फोन क्या मेरे सर या सर सेंटर प्लीज अगर आप इजाजत दें 2 क्वेश्चंस हमसे प्लीज
सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। खबर वो जो सही रास्ता दिखाए, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी हो। खबर वो जो हकायत पर मबनी हो। खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो सनसनी फैलाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह कर दे। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, इसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो महज बड़े बोल हो। खबर वो जो शऊर को उजागर करे। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। भोजपुरी भाषा, संस्कृति व साहित्य का धरोहर। भोजीवुड.live OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों के मिठास, घर घर बही लोक संगीत के बयार। बहुत जल्द आवत बा भोजीवुड.live।